हेलो स्टूडेंट्स, अपने चल रहा था रेजोनेंस। ठीक है, हम जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें हम रेजोनेंस की 4 कंडीशंस देख चुके थे कि कौन कौन सी कंडीशन से कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है जहां पर रेजोनेंस संपन्न होता है। ठीक है, आज हम इसके बाद की जो नेक्स्ट पोजीशन है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है, उसको हम देखेंगे कि कहाँ रेजोनेंस हो सकता है। तो आपने जो लास्ट क्लास थी उसमें देखा था, यदि डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो तो रेजोनेंस संपन्न होगा, यदि डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में हो तो भी रेजोनेंस संपन्न होगा, यदि डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में हो तब भी रेजोनेंस होगा, और यदि डबल बॉन्ड और फ्री रेडिकल फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में हो तो भी रेजोनेंस संपन्न होगा। ये आपने देखा था। ठीक है, कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है? संयुग्मन। ठीक, तो नेक्स्ट आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो है कि लॉन पेयर और पॉजिटिव चार्ज यदि कॉन्जुगेशन में हो तो भी रेजोनेंस होता है। कैसे होता है देखते हैं, कौन कौन? लॉन पेयर और पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए, हमने जो उदाहरण लिया है इसमें ये लॉन पेयर और ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है, मतलब एकांतर स्थिति में है। तो क्या होगा, हमने जब ये रेजोनेंस देखा था डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के बीच में, तब भी हमने देखा था कि जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ शिफ्ट हो रहा था? पॉजिटिव चार्ज की ओर। क्यों? क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन्स की क्या है? कमी है, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं? जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो ये जो लॉन पेयर है ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ऑक्सीजन अपनी लॉन पेयर जब देगा तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसलिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और CH2 का पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा, क्योंकि उसके पास क्या गए हैं? इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। अगर हम इसका अनुनादी संकर बनेंगे तो कैसे बनेंगे कि जो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ मूव करते रहेंगे, पाई बॉन्ड का निर्माण करेंगे, और दोनों पर क्या आ जाएगा? धनात्मक आवेश आएगा, जिसको हमने किससे दर्शा रखा है? आंशिक डेल्टा से दर्शा रखा है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले, यहाँ पर भी देखो वही ऑक्सीजन है और ये CH2 प्लस है, तो ऑक्सीजन हमारा जो लॉन पेयर है उधर शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड का निर्माण करेगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और CH2 क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। ठीक है, इसका अनुनादी संकर भी ऐसा बनेगा। हम नेक्स्ट उदाहरण लिया है जिसमें नाइट्रोजन के पास जो लॉन पेयर है और ये लॉन पेयर दान कर सकता है, तो ये जब लॉन पेयर देगा तो नाइट्रोजन पे क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और CH2 का जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस तरह से यदि लॉन पेयर और पॉजिटिव चार्ज दोनों कॉन्जुगेशन में हो तो भी रेजोनेंस संपन्न होता है। तो आपने अभी तक रेजोनेंस की परिभाषा और रेजोनेंस की जो पॉसिबिलिटी है वो आपने देखी कि किस तरह से रेजोनेंस होता है, किस तरह से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनती हैं। ठीक है, आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस वाले कंपाउंड की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बताओ, इस वाले कंपाउंड में रेजोनेंस बताओ। तो आपको इस तरह रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनानी है। याद क्या रखना है, हमेशा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर एक लाइन में बनानी है, उसके बीच में इस तरह का निशान बनाना है। ठीक है, ऐसा नहीं बनाना कि 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऊपर बना दी, 2 नीचे बना दी, हमेशा एक लाइन में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को बनाना होता है। ठीक है, तो ये तो हुआ रेजोनेंस। अब हम आज देखेंगे कि रेजोनेंस के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, तो रेजोनेंस को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, एक होता है +R और एक होता है -R। ठीक है, अब ये +R और -R क्या है? तो +R में ऐसे ग्रुप आते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं इजीली, वो आते हैं +R में, और जो समूह इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करते हैं अपनी ओर वो आते हैं -R में। +R में ऐसे कौन से ग्रुप हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं? जनरली +R वाले ग्रुप वो होते हैं जिसमें लॉन पेयर प्रेजेंट होता है हेटेरो एटम पर। ठीक है, जिनमें जो एटम होता है उस पे लॉन पेयर प्रेजेंट होता है, जबकि -R वाले ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं वो कैसे होते हैं? उसमें जनरली बहुबंध पाया जाता है। तो बहुबंध वाले जो समूह होते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं और -R इफेक्ट शो करते हैं, और जो लॉन पेयर वाले होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करके +R इफेक्ट शो करते हैं। देखो कौन कौन से हैं जो कि +R शो करते हैं, कौन से -R शो करते हैं, देखते हैं।
इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करने वाला प्रभाव जबकि इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला प्रभाव। ऐसे ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन्स को प्रतिकर्षित करते हैं प्लस आर प्रभाव दर्शाते हैं। ठीक है, कौन कौन से ग्रुप हैं? जैसे देखिए अल्कोहल, OR, NH2, NHR, NHR2, SR, SH, ये सब क्या है? प्लस आर प्रभाव दर्शाते हैं। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। इलेक्ट्रॉन आकर्षित में कौन कौन आएगा? साइनाइड, एस्टर, एमाइड, इस तरह के जो भी मल्टीपल बॉन्ड वाले ग्रुप होते हैं, देखो इसमें बहुबंध है, तो इस तरह के बहुबंध युक्त वाले ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्या कहलाते हैं? माइनस आर ग्रुप वाले समूह कहलाते हैं और इनका ये प्रभाव क्या कहलाता है? माइनस आर कहलाता है। ठीक है, और इसी तरह ये ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित प्रतिकर्षित करते हैं, अपने से दूर करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? प्लस आर इफेक्ट कहलाता है। तो आपने देखो कि कौन प्लस आर दर्शाएगा और कौन माइनस आर दर्शाएगा। अब हम देखते हैं कि रेजोनेंस, जिस तरह इंडक्टिव इफेक्ट आपने देखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट दूरी के बढ़ने के साथ साथ में घटता जाता है, जबकि रेजोनेंस के साथ में ऐसा नहीं होता है। रेजोनेंस दूरी के बढ़ने के साथ नहीं घटता है, लेकिन जब हम रिंग की बात करें तो रिंग में इसका प्रभाव अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। जैसे अगर यहां हमने देखा था कि इस तरह का एक कार्बनिक समूह है, कंपाउंड है, जिसमें रेजोनेंस संपन्न हो रहा है, ये हमने लिया था। ठीक है, हमने इस पे रेजोनेंस को देखा था। तो अगर यहाँ रेजोनेंस देखेंगे तो ये रेजोनेंस प्रभाव ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही संपन्न होता है। मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस इफेक्ट नहीं शो होता है। ठीक है, कहां कहां पर? जो आर इफेक्ट होता है वो सिर्फ ऑर्थो वो पैरा पोजीशन पर ही संपन्न होता है। मेटा पर ये नहीं शो होता है। ठीक है, ऑर्थो और पैरा पर लगता है, जबकि मेटा पर ये नहीं लगता है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें हम तो वो सबसे ज्यादा एक्सो पे लगेगा, उसके बाद वो ऑर्थो पे लगेगा, उसके बाद वो मेटा पे लगता है और सबसे कम वो पैरा पे लगता है। ठीक है, इस तरह से जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो तो क्या करता है? दूरी के बढ़ने के साथ में घटता जाता है, जबकि जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो दूरी पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन मेटा पोजीशन पर जो आर इफेक्ट है वो नील होता है, जबकि ऑर्थो और पैरा पर वो लगता है। ये एक्सो किसे कहते हैं? माना कि हम इसमें इफेक्ट देख रहे हैं, तो जिस कार्बन पर वो समूह जुड़ा हुआ है, जिसका हमें इफेक्ट देखना है, वो कार्बन क्या कहलाता है? इप्सो कार्बन कहलाता है। पोजीशन कैसी कहलाती है? इप्सो पोजीशन कहलाती है। उससे जुड़ा हुआ फर्स्ट कार्बन है, तो वो कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो। ये कौन सी पोजीशन है? मेटा। और ये कौन सी पोजीशन है? पैरा। ठीक है, तो जिस कार्बन पर वो समूह जुड़ा हुआ है वो इप्सो कार्बन है, वो पोजीशन इप्सो पोजीशन कहलाती है। तो इंडक्टिव इफेक्ट तो ये होता है, जबकि आर इफेक्ट के साथ में ये होता है। अब हम देखिए कि रेजोनेंस ज्यादा प्रभावी होता है इंडक्टिव इफेक्ट की तुलना में। ये सभी के लिए है, लेकिन जो हेलोजन है उसके लिए ऐसा नहीं होता है। जो हेलोजन होती है, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा प्रभावी होता है रेजोनेंस की तुलना में। तो बात करें कि जनरली आर इफेक्ट ज्यादा होता है इंडक्टिव इफेक्ट की तुलना में, बट हेलोजन के लिए, बट फॉर हेलोजन के लिए माइनस आर इफेक्ट ज्यादा होता है प्लस आर से।
हमने देखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट हैलोजन का कैसा होता है -R, जबकि जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो कैसा होता है +R। ठीक है, तो इस तरह से हैलोजन के लिए तो इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस की तुलना में ज्यादा होता है, जबकि बाकी के लिए आर इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा होता है। तो ये देखो, ये हमने रेजोनेंस देखा। हम रेजोनेंस जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो इतना ही दिया हुआ है कि रेजोनेंस किसे कहते हैं और कुछ परमाणु में, कुछ अणु में रेजोनेंस को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये आपके और टाइप्स ऑफ रेजोनेंस दे रखे हैं कि आपके सिलेबस में मेंशन है। रेजोनेंस में इसमें ज्यादा और भी पढ़ा जाता है कि कोई कुछ कंपाउंड्स दे दिए, उनकी स्टेबिलिटी देखिए कि इनकी स्टेबिलिटी को बताओ, चार्ज एंड चार्ज पोटेंशियल एनर्जी के आधार पर। तो ये सब आपके सिलेबस में नहीं है और हम सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। आप एक और चीज देखिए बस, एक होता है तुल्यकारी अनुनाद और अतुल्यकारी अनुनाद। अब ये तुल्यकारी अनुनाद व अतुल्यकारी अनुनाद क्या होता है, इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखो, आपको दिया है यौगिक फिनोल और एक दिया एसिटिक अम्ल, और आपके पास क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल और फिनोल में से कौन ज्यादा अम्लीय है। ठीक है, एसिटिक अम्ल और फिनोल में से कौन ज्यादा अम्लीय है, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब हमें एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि यहाँ पर हम H+ रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, एनाइन मिलेगा। उसकी हमें स्टेबिलिटी देखनी है। जिस भी एसिड का जो एनाइन होता है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होता है। तो यहाँ पर भी वेट करते हैं, तो यहाँ से अगर हम H+ हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एसिटेटाइन मिलेगा, ये और यहाँ से भी हम H+ हटाते हैं तो हमें यहाँ मिलेगा फिनोक्साइड आयन। ठीक है, अब हम इसमें रेजोनेंस की बात करें कि रेजोनेंस होगा नहीं होगा। देखो, नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड दोनों कहाँ है, कॉन्जुगेशन में है। यहाँ भी नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड क्या है, कॉन्जुगेशन में है। तो यहाँ पर रेजोनेंस संपन्न होगा। तो देखो कैसे संपन्न होगा, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और ये पाइबो यहाँ चला जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें, ऐसी संरचना मिल जाएगी हमें। ये वाला पाइबोन यहाँ गया ऑक्सीजन पर, तो नेगेटिव चार्ज रहेगा और नेगेटिव यहाँ गया तो यहाँ पाइबोन का निर्माण हो जाएगा। ये हमें यहाँ दो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मिली है। अब हम फिनोक्साइड आयन की बात करें तो देखो, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा तो ये पाइबोन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें, ऐसी स्ट्रक्चर मिलेगी। फिर ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ नेगेटिव का निर्माण करेगा। इस तरह से देखो, यहाँ पर इसकी 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मिलती है। तो ऐसे देखा जाए तो यहाँ 2 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, यहाँ 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है। मतलब इसमें रेजोनेंस ज्यादा है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर वही टर्म यूज की जाती है, तुल्यकारी व अतुल्यकारी संरचना। तो होता क्या है, यहाँ पर देखो जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों कहाँ जनरेट हो रहे हैं, सेम एटम पर जनरेट हो रहे हैं। यहाँ भी ऑक्सीजन पर जनरेट हो रहे हैं, यहाँ पर भी ऑक्सीजन पर जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह की जो संरचनाएं होती है उन्हें कहते हैं तुल्यकारी अनुनादी संरचनाएं। जबकि यहाँ देखो, नेगेटिव चार्ज एक बार ऑक्सीजन पर है और कहाँ जनरेट हो रहा है, कार्बन पर। तो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, जबकि यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। तो इसे कहते हैं तुल्यकारी अनुनाद और इसे कहते हैं अतुल्यकारी अनुनाद। और तुल्यकारी अनुनाद ज्यादा प्रभावी होता है
अतुल्यकारी अनुनाद की तुलना में। जब ज्यादा प्रभावी होगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी को ज्यादा डिक्रीज करेगा। जब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये एनाइन ज्यादा स्टेबल होगा कंपेरेटिव की तुलना में। तो एसिटिक एसिड फिनोल की तुलना में ज्यादा एसिड होता है। तो आपको जब भी एसिडिटी पूछी जाए, किसी की एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी जाए, तो इस तरह एनाइन बनाकर उसको चेक करना है। यहाँ पर सिर्फ हम अनुनाद देख रहे थे, कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको देखा जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा हो शायद वहां पर, तो अलग अलग इंडक्टिव आधार पर आपको उसके एसिडिक स्ट्रेंथ का पता लगेगा। ठीक है, तो इसी के साथ में आपका जो रेजोनेंस टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। हम हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन को पढ़ेंगे। थैंक यू।